हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। भाई आपके एग्जाम में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये पूरा कंप्लीट लेक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं पाचन तंत्र की आखिरकार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी पाचन तंत्र के बारे में आप लोग सुनते हो तो आपके दिमाग में हमेशा ये इमेज आती है, राइट। यही इमेज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमें पाचन तंत्र की आवश्यकता क्यों है, हमारी बॉडी के अंदर हमें क्यों चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हम सब खाते हैं खाना, है ना। हम सब भोजन खाएंगे। इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं वो अपना खाना खाते हैं। खाना खाने से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? खाना खाने से हमें मिलती है ऊर्जा, हमें मिलती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है ये भोजन के अंदर मौजूद है ना। भोजन से ही, जब ये भोजन हमारे शरीर में पचेगा तभी जाकर हमारे शरीर के अंगों को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तभी वो काम कर पाएंगे। तो आखिरकार इस भोजन में ऐसा क्या है जो हमें एनर्जी देता है, हमें पोषक तत्व देता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए पोषक तत्वों की तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हम खाना खाते हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, इस भोजन के अंदर मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनको कहा जाता है पोषक तत्व। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को पचाने के लिए ही हमारे पास दिया हुआ है पाचन तंत्र, ठीक है। भोजन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स को ही पोषक तत्व कहा जाता है। अब इन्हीं पोषक तत्वों को डाइजेस्ट करने का जो प्रोसेस होता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसी को पाचन कहते हैं। और इस पाचन के लिए हमारे शरीर में पूरा एक पाचन तंत्र दिया हुआ है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये भोजन के अंदर कौन से पोषण छुपे हुए हैं, कौन से पोषक तत्व हैं जो भोजन के अंदर छुपे हुए हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी दे रहे हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जब आप खाना खाते हो तो भाई आप लोग रोटी खाओगे, आप चावल खाओगे, आप आलू की सब्जी खाओगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, वैरायटी ऑफ फूड हमारे पास मौजूद है। तो जब हम उसे खाते हैं तो उसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा खाना है, जो खाना हम खाते हैं, उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है बच्चों शर्करा। एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट को आप शर्करा कह सकते हो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक्चुअल में हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, यानी आपकी बॉडी को जो ऊर्जा देने वाले तत्व हैं या पोषक तत्व हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, याद रखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को बच्चों एनर्जी गिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहेंगे एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस का मतलब ये है कि ये ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं, ठीक है। ये क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व इनको बोला जाता है, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी नहीं देंगे। ये जो पूरा पाचन तंत्र है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी भोजन के जो बड़े बड़े अणु हैं उन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन करने के बाद यही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाकर पचते हैं ग्लूकोज के रूप में, याद रखेंगे। यही कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाकर पचता है ग्लूकोज के रूप में, और यही ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर को एक्चुअल में एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पचा हुआ रूप होता है वो होता है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज क्या करेगा? हमारे शरीर को एनर्जी देगा। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के समय में जब किसी को चक्कर वक्कर आ जाता है या बहुत शरीर में कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, तो डॉक्टर उसे ग्लूकोज की बोतल लगाता है, राइट। तो जो ये ग्लूकोज होगा यही एक्चुअल में हमारे शरीर को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है, याद रखेंगे। तो पाचन तंत्र में क्या होगा कि जो भोजन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाकर पचते हैं ग्लूकोज के रूप में, याद रखेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते कहाँ से हैं? तो जो आप गेहूं के रोटी आप खा रहे हो, आप आलू खा रहे हो, आलू में कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप होगा? स्टार्च होगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। चावल हो गया, उसमें स्टार्च मौजूद है जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है। दूसरा भोजन का तत्व क्या हो जाएगा? दूसरा जो भोजन का तत्व होता है उसे हम बोलते हैं फैट, या उसे वसा कहा जाता है। कभी कभी फैट के लिए लिपिड शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। वसा का मतलब हो जाएगा फैट यानी ऑयली कंटेंट,
होता ये है कि जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी खाना बना रही है, अब खाना बनाने में थोड़ा बहुत तेल का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो वो जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उन्हीं के अंदर मौजूद होता है फैट, उन्हीं के अंदर बेटा वसा मौजूद होता है। या फिर आप घी खा रहे हो, या फिर आप जैसे दूध खाते हो, कोई भी डेयरी का उत्पाद है, दूध पी रहे हो आप, ठीक है, दूध खाओगे नहीं दूध पियोगे, तो डेयरी के उत्पाद में भी क्या होता है भाई, दूध के अंदर भी फैट की मात्रा मौजूद होती है। तो बेसिकली क्या होता है, आपका जो खाना है जिस वेजिटेबल ऑयल में पक रहा है या जिस वेजिटेबल ऑयल के थ्रू बनाया जा रहा है, तो वो वेजिटेबल ऑयल जो होगा या जो घी होगा कहीं ना कहीं वो वसा के रूप में आपके शरीर के अंदर एंटर करता है। या फिर आप जैसे मूंगफली वगैरह खा रहे हो, फैट उसमें होगा। कोई आप ऑयल सीड खा रहे हो, राइट, उसमें फैट मौजूद होता है, वसा उसमें मौजूद होता है। तो बेसिकली फैट जो होता है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बच्चों इंस्टेंट एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे, इंस्टेंट एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस इनको कहा जाता है, यानी ये आपके शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो अगर आपसे तुलना करने के लिए पूछा जाए कि हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा कौन देगा, तो कार्बो जो फैट्स होते हैं ये हमारे शरीर को अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में। तो याद रखेंगे ये अत्यधिक और इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करेंगे, याद रखेंगे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये जो फैट होते हैं ये हमारे शरीर में जाकर पचेंगे फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के रूप में। तो कई बार यही सवाल आता है कि जो वसा होता है ये हमारी बॉडी के अंदर किस रूप में जाकर पचेगा, तो ये हमारी बॉडी के अंदर फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के रूप में जाकर पचते हैं, ठीक है। अब फैट हमारे लिए बुरा नहीं होता, फैट हमारे लिए बच्चों अच्छा होता है। आपके शरीर के अंदर जितने भी आंतरिक अंग हैं उन अंगों के ऊपर एक परत है फैट की, वसा की, याद रखेंगे। फैट जो है वो हमारे आंतरिक अंगों को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करेगा। फैट की वजह से ही आपकी बॉडी में जो इंसुलेशन का काम भी ये करेगा, यानी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाने देता। फैट एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बिंग का भी काम करता है, जैसे तुम कभी एकदम गिर विर जाते हो तो एकदम से चोट नहीं लगती है, अंदर के जो अंग होंगे वो एकदम से उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो वसा बेसिकली हमारे लिए बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन अगर हम इसकी मात्रा लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो। अगर आप अत्यधिक फैटी चीजें खाते हो, तेलीय पदार्थ अगर आप बहुत ज्यादा सेवन करोगे तो आपके शरीर में फैट की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, ओबेसिटी होगी, मोटापा हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब तीसरी चीज आती है, तीसरी चीज की अगर मैं बात करूंगी तो तीसरा होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन जो है वो आपके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, अगर वो कोशिकाएं डैमेज हो गई हैं, वो कोशिकाएं अगर नष्ट हो गई हैं, तो उन कोशिकाओं को पुनः रिपेयर करने में मदद करेगा। शरीर के विकास के लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो शारीरिक विकास के लिए, वृद्धि के लिए क्या चाहिए होगा, हमें डाइट में हमेशा प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए। आपने देखा होगा जो जिम वगैरह जा रहे होते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइट ज़्यादा लेते हैं, उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होगा, उनकी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो विकसित होती हैं, मसल्स जो होंगी मसल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। तो प्रोटीन जो होता है इनको कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस। क्या बोलेंगे इनको, इनको हम बोलेंगे बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंसेस, यानी ये क्या है, ये एक तरीके से शरीर को विकसित करने वाले पदार्थ हैं, है ना। ये शरीर को विकसित करने में, शरीर की वृद्धि करने में ये मदद करेंगे, याद रखेंगे। अब ये जो प्रोटीन होते हैं ये हमारे शरीर में किस रूप में जाकर पचेंगे, तो प्रोटीन हमारे शरीर में जाकर पचता है अमाइनो एसिड्स या फिर हम बोलें अमाइनो या अमीनो अम्ल के रूप में, याद रखना है, अमीनो अम्ल के रूप में पचेगा, याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में अमाइनो एसिड्स या अमीनो अम्ल के रूप में पचता है, याद रखेंगे। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स को बनने में भी मदद करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, किस लिए, शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, याद रखेंगे, फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, याद रखना है, शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बेहद ज़रूरी होता है, क्या, बेहद ज़रूरी होता है बेसिकली प्रोटीन, याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, तो याद रखना है शरीर के विकास के लिए बेसिकली क्या है, शरीर के विकास के लिए ये ज़रूरी है, याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है बच्चों, शरीर की
वृद्धि एवं विकास के लिए। ओके, ये पेपर में कई बार सवाल आ जाता है कि शरीर के विकास के लिए और डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। तो शरीर की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा जो तुम, जैसे दूध का कोई उत्पाद तुम खा रहे हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तुम दालें खा रहे हो, है ना, खाने में रोज़ दाल खाते हो ना, तो दाल में क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स होता है अच्छी खासी मात्रा में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रोटीन आपको एग में मिल जाएगा, है ना। मीट वगैरह जो होता है, जिसको रेड मीट हम बोलेंगे, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा भरपूर होगी। ठीक है, तो बेसिकली होता यह है कि हमारे भोजन में 3 तरह के पोषक तत्व मौजूद होंगे और इन 3 तरह के पोषक तत्वों को पचाने के लिए हमारे पास क्या है? पूरा पाचन तंत्र है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन 3 पोषक तत्वों के अलावा भी होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन 3 पोषक तत्वों के अलावा भी होते हैं जिनको हम कहते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। याद रखेंगे, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं, यानी ये भी हमारे शरीर को क्या करेंगे? इनके बारे में कुछ खास बात याद रखनी है कि जो विटामिन्स होंगे, विटामिन्स और जितने भी खनिज तत्व होते हैं, ये आपके शरीर को बच्चों ऊर्जा तो नहीं देंगे, लेकिन ये आपके शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। ये आपके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तो याद रखेंगे, ये हमारी बॉडी को कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते। नो एनर्जी, ठीक है, इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप इन्हें खा लो और आपको ऊर्जा मिल जाएगी, आपके शरीर को नहीं मिलेगी। ये आपकी बॉडी को कभी भी एनर्जी नहीं देंगे। लेकिन इनका काम क्या है? इनका काम होता है इट बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम। हमारा जो रक्षा तंत्र है या जो हमारी रक्षा प्रणाली है, उसको क्या करेंगे बेटा? विकसित होने में मदद करते हैं। इसीलिए शरीर में अगर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होगी तो बॉडी में विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे शरीर के रक्षा प्रणाली को विकसित करते हैं। याद रखेंगे, शरीर की रक्षा प्रणाली को विकसित करते हैं, को मजबूत बना लीजिए कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से उसको क्या करेंगे? विकसित होने में मदद करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे जो पूरा हमारा आहार होगा, है ना, हमारे पूरे आहार में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों पानी, या जिसे वाटर कहा जाता है। देखो, पानी पीने से भी क्या होगा? शरीर में कोई एनर्जी नहीं होगी। पानी के अंदर बेटा 0 कैलोरी होती है, याद रखेंगे। कैलोरी जो होगी वो बेसिकली ऊर्जा को मापने की इकाई है। तो पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, यानी अगर आप पानी पीते रहोगे लगातार तो ये नहीं होगा कि आपके शरीर को एनर्जी मिल जाएगी, आपकी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन पानी आवश्यक होता है, पानी पीना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना भी होगा, हमारा शरीर जो है उसमें पानी की मात्रा अच्छी खासी, खून के अंदर पानी मौजूद है, यूरिन के अंदर पानी मौजूद है। तो पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों कहा जाता है पानी पीना है? अब पानी की मात्रा जो होती है वो केवल आप जो पानी पियोगे उससे पूरी नहीं होगी। आपने देखा होगा जब आपके घर में दाल वगैरह बनती है उसमें पानी डाला जाता है, जब चावल बनेंगे तो उसमें पानी डाला जाता है, ठीक है, सब्जी बनेगी तो पानी डाला जाता है, या फिर आप कोई फल खा रहे हो उसमें पानी का कंटेंट मौजूद होता है। तो इस तरीके से आपके शरीर में पानी की जो एक तरीके से ज़रूरत है, पूर्ति है, वो इस तरीके से पूरी होती है। लेकिन इसके अलावा भी कहा जाता है कि दिन में प्रतिदिन कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। पानी क्यों आवश्यक है? पानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि पानी एक तरीके से माध्यम प्रदान करेगा। पानी क्या करेगा? आपकी बॉडी में मीडियम प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए? आपके शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को एक तरीके से एक्वस मीडियम यानी जलीय माध्यम प्रदान करेगा ताकि वो सही से हो जाए। बात आ रही है समझ में? तो बेसिकली आपके शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को जलीय माध्यम प्रदान करता है पानी, इसलिए पानी पीना आवश्यक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो किडनी जो है उसको ब्लड को फिल्टर करने में, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में दिक्कत होगी, है ना, खून में जो भी यूरिया वगैरह मौजूद होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन रासायनिक क्रियाओं को जलीय माध्यम चाहिए, और वो जलीय माध्यम बच्चों पानी की कृपा से पूरा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आते हैं
पाचन तंत्र के ऊपर। हम लोगों ने जान लिया कि बेसिक ये चीज़ें हमारी डाइट में होनी चाहिए, जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम आहार खा रहे हैं, उस आहार में बेटा कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए और पानी भी होना चाहिए। पानी के साथ साथ क्या होगा, हम कभी कभी रफेजेस को भी ऐड करते हैं। रफेजेस जिनको बेसिकली डाइटरी फाइबर्स या फिर आहार फाइबर के नाम से जाना जाता है। रफेजेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने सैलेड वगैरह खाते हो, राइट, तो जो रफेजेस होते हैं ये क्या करेंगे, आपके शरीर में भोजन सही तरीके से पचे, सुचारू रूप से भोजन का पाचन ढंग से हो जाए, उसके लिए रफेजेस बड़े काम आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में डॉक्टर उसको क्या बोलेंगे कि भाई आप रफेजेस खाना शुरू करो। डाइटरी फाइबर्स इसी चीज़ के लिए काम करते हैं, वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिलाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो याद रखना है रफेजेस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। रफेजेस जो होते हैं इनको हम डाइटरी फाइबर के नाम से जानते हैं, रफेजेस, या फिर आप इनको कह सकते हो डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो कि एक तरीके से हमारे अधपचे भोजन से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इनको आहार फाइबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, आहार फाइबर कहेंगे, याद रखना है। और हमेशा रफेजेस हो गए या डाइटरी फाइबर हो गए, ये हमेशा बच्चों प्लांट बेस्ड होते हैं। प्लांट बेस्ड का मतलब हो जाएगा, अगर आप सोच रहे हो कि एग वगैरह से आप सैलेड बना लो तो वो नहीं होगा। जितने भी जैसे जो भी सब्जियां होंगी, है ना, जो भी फल वगैरह होंगे, इनसे आप बना सकते हो रफेजेस, लेकिन आप कभी भी जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जंतुओं के उत्पाद होते हैं, उनको कभी भी रफेजेस की श्रेणी में नहीं रखा जाता, याद रखेंगे। तो पेड़ पौधों के जो उत्पाद होंगे वही इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ये चीज़ आपको बेटा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे संतुलित आहार के बारे में, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो संतुलित आहार के अंदर बच्चों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेजेस, ये सारी चीज़ें आपके संतुलित आहार के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। संतुलित आहार क्या होगा, संतुलित आहार ये कहता है कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपको पर्याप्त मात्रा में खाने चाहिए। अगर आप उनमें से किसी भी एक को नहीं खाओगे या ये आपके आहार का हिस्सा नहीं होंगे, तो आपके शरीर में इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब जरा समझते हैं कि हमारी बॉडी में ये जो पूरा पाचन का कार्य है, जो ये पोषक तत्व हैं वो कैसे पचेंगे। देखो, हम अगर पूरे पाचन तंत्र की बात करें तो इस पाचन तंत्र की शुरुआत बेटा माउथ से हो जाती है, आपके मुख से हो जाएगी, और इसकी जो एंडिंग होगी वो एनस यानी गुदा पर जाकर होगी। तो अगर मैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, पूरे पाचन तंत्र की बात करूं, तो जो पूरा पाचन तंत्र है, या अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, मानव पाचन तंत्र की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं मानव पाचन तंत्र, ये जो मानव पाचन तंत्र है, याद रखेंगे, ये बेसिकली यहाँ पर शुरुआत होती है और यहाँ पर आती है बारी आहार नाल की। ये जो पूरा आप माउथ से लेकर एनस वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको आहार नाल या इसको एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। याद रखेंगे, पूरा का पूरा जो पाचन तंत्र है, आहार नाल यानी जिसको एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है, याद रखेंगे आहार नाल। और दूसरा इसी पाचन तंत्र का एक और हिस्सा होगा जिसे हम बोलते हैं बच्चों क्या, एसोसिएटेड ग्रंथियां, या जिनको कहा जाएगा सहायक ग्रंथियां। ये सहायक ग्रंथियां क्या करेंगी, भोजन के पाचन में मदद करती हैं, याद रखेंगे, इनको कहा जाएगा सहायक ग्रंथियां। एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं और आहार नाल होगी, ये दोनों चीजें मिलकर पूरे पाचन तंत्र का निर्माण करेंगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब पेपर में क्या क्या सवाल आते हैं, सबसे पहला सवाल आएगा कि पाचन जो आहार नाल है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी शुरुआत बच्चों मुंह से होगी और एंडिंग एनस यानी गुदा पे होगी। सबसे पहला सवाल तुम्हारे पेपर में बनता है कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेटली याद रखेंगे 30 फीट होती है। याद रखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, 30 फीट लंबाई होगी, याद रखेंगे। ये औसतन है, ये एवरेज है, ध्यान रखना है, राइट। अब आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होगी, तो याद रखेंगे स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से होती है ये शुरुआत, कहाँ से होगी, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी जो आपका मुख है, मुख से, याद रखेंगे, मुंह से कहाँ तक होगी, गुदा तक। इसका अंत कहाँ पर होगा बेटा, गुदा पर होगा, याद रखेंगे।
कभी कभी पेपर में सवाल आता है कि कौन कौन से अंग शामिल होते हैं आहार नाल में। तो आहार नाल की शुरुआत जैसे मैंने आपको बताया कि भाई माउथ से होगी। माउथ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, याद रखेंगे। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर आपको जानना है पेट यानी स्टमक के बारे में। फिर यहाँ पर बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की जिसको कहा जाता है बड़ी आंत, याद रखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में आप जानोगे लार्ज इंटेस्टाइन का ही एंडिंग पार्ट होता है एनस या जिसको गुदा कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में सवाल आ जाता है, ठीक है। माउथ का मतलब होता है मुंह कह लीजिए, या फिर अगर मैं बात करूं तो इसे बक्कल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी बताऊंगी बक्कल कैविटी का मतलब क्या होता है। इसको हम मुख गुहा भी कह सकते हैं, याद रखेंगे इसे मुख गुहा भी कहा जाता है, याद रखना है। ईसोफेगस की बात करेंगे, इसको ग्रसनी बोला जाएगा, ठीक है, ग्रासनी इसको कहा जाएगा। स्टमक को बेटा पेट कहते हैं, इसको बोलेंगे छोटी आंत, याद रखेंगे ये छोटी आंत हो जाएगी। ये बेटा बड़ी आंत है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बड़ी आंत। एंड लास्ट में आपका आता है गुदा जिसे हम बोलते हैं एनस, ठीक है। तो ये सारे के सारे आहार नाल का पार्ट होते हैं, याद रखेंगे। अब एसोसिएटिव ग्रंथियों की बात करूं तो इस श्रेणी में कौन आ जाएगा बेटा, इसमें आपको पढ़ना होगा राल ग्रंथि के बारे में जिसको हम बोलते हैं सिलिवरी ग्लैंड, राल ग्रंथि। यहीं पर आप पढ़ेंगे लिवर के बारे में जिसे यकृत कहा जाता है। और साथ में यहाँ पर आप जानोगे बेसिकली पेनक्रियास या जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। तो ये बेसिकली क्या है, ये सहायक ग्रंथियां हैं। अब इन सहायक ग्रंथियों का काम क्या होता है, इन सहायक ग्रंथियों का काम होता है ये एक तरीके से पाचन रस बनाती हैं। और ये जो पाचन रस होगा ये हमारे भोजन को पचने में मदद करेगा, ठीक है। तो पाचन रस जो होता है या एंजाइम्स जो होंगी इनके द्वारा बनती हैं, इनके द्वारा उत्पन्न होंगी। और ये पाचन एंजाइम्स जो होंगी वो हमारे भोजन को या हमारे भोजन के अंदर जो पोषक तत्व है उस पोषक तत्व को क्या करेंगी, उस पोषक तत्व को रिलीज करवाने में या उस पोषक तत्व को पचाने में मदद करती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं, फटाफट बताएंगे। आई होप कि यहाँ तक चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरुआत करेंगे वन बाय वन करके, इन सब के बारे में जानेंगे कि आखिरकार कहाँ से किस चीज की शुरुआत होती है और किस तरीके से भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा आता है जब आपका माउथ खुलेगा। देखो खाना जब तक आप खाओगे नहीं, जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करोगे, तो पाचन का सबसे पहला चरण होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतः ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। जब तक आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक जो है आपका जो पाचन तंत्र है वो काम ही नहीं करेगा, है ना भाई। पाचन तंत्र को काम करने के लिए काम तो देना पड़ेगा ना। तो जैसे तुम खाना खाओगे, खाना खाते ही तुम्हारा पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है। तो पाचन तंत्र की या आहार नाल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी शुरुआत मुख से होती है, माउथ से होती है। अब ये जो माउथ होता है आपका, अगर आप अपना मुंह ओपन करोगे तो आपको अंदर से खाली मिलेगा। तो साइंस में हमेशा याद रखना, ऐसी सभी चीजें जो अंदर से खाली होती हैं उनके लिए एक शब्द होता है कैविटी, या उस दूसरा शब्द या तो कैविटी कहा जाएगा या फिर बच्चों उसको गुहा कहा जाता है। तो आपका जो माउथ होता है इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, याद रखेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, बक्कल कैविटी कहा जाएगा, याद रखेंगे। तो आपका जो माउथ है या जिसको हम मुख कह रहे हैं या फिर जिसे हम बोल रहे हैं बक्कल कैविटी, याद रखेंगे बक्कल कैविटी, या फिर इसको कहा जा रहा है मुंह गुहा, याद रखेंगे मुख गुहा इसको कहा जा रहा है, याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो माउथ होगा इसके अंदर तीन चीजों के बारे में आपको जानना है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज हो जाएगी टंग, जिसे हम जीव कहते हैं। अब जीव का काम क्या है वो भी हम समझेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा दांत, या जिनको हम टीथ बोलेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके माउथ के अंदर जिसको हम कहते हैं बच्चों सिलिवरी ग्लैंड, या जिसको राल ग्रंथि कहा जाता है। सिलिवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं, एक पेपर में सवाल तो यही आ जाता है कि राल ग्रंथि कहाँ पर मौजूद होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो इसकी लोकेशन बेटा आपका माउथ है, याद रखेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे जीव के बारे में,
टंग के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आपका जो माउथ होता है, आपका जो मुख होगा, जीभ जो होगी वो नीचे की ओर जुड़ी हुई होती है, राइट। तो जीभ जो होगी वो जो आपकी बक्कल कैविटी है, इसका जो फ्लोर होता है वहां पर आपकी जीभ अटैच होती है, याद रखेंगे। जीभ की अगर लंबाई की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पेपर में कई बार सवाल आता है इसकी लंबाई से कि भाई जीभ की लंबाई कितनी होगी। तो जीभ की लेंथ जरा लिखो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जीभ की जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है, जो एवरेज लेंथ होगी, याद रखेंगे। एवरेज शब्द मैंने लिखा है, एवरेज का मतलब होता है औसतन। लड़का लड़की दोनों को मिलाकर जो औसतन लंबाई होती है वो 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये आपकी जीभ की लंबाई है, 8 से लेकर लगभग 10 सेंटीमीटर की रेंज होगी। ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखना है। अब इस जीभ का काम क्या है? देखो, जीभ जो होती है वो तो एक तो आपको बोलने में मदद करेगी, बिना जीभ के आप बोल नहीं पाओगे, है ना। मूवमेंट जो होगी वो जीभ की वजह से होगी, तो एक तो मदद करेगी बोलने में, स्पीच में। दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है इसका कि जो ये जीभ होती है यहाँ पर होती है मौजूद स्वाद कलिकाएं, जिनको पेपिले या जिनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। अब ये स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं? आपके भोजन के अंदर आपका जो खाना है उस खाने में जो भी टेस्ट होगा, है ना, जो भी स्वाद होगा, उस स्वाद को पहचानने का काम करती है। तो याद रखेंगे, जो जीभ होगी यहाँ पर मौजूद होते हैं बच्चों टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स जिनको स्वाद कलिकाएं कहा जाता है, टेस्ट बर्ड्स मौजूद होंगे जिनको हम बोलेंगे स्वाद कलिकाएं। ये स्वाद कलिकाओं का काम होता है, ये जो स्वाद कलिकाएं होती हैं इनका काम होता है बेसिकली भोजन के स्वाद को पहचानना। आम तौर पर ये 4 प्रकार की मानी गई हैं, 4 प्रकार की, याद रखेंगे। वैसे तो काफी सारे होंगे, जो मेजरली होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब आपने देखा होगा आपकी जीभ के ऊपर छोटे छोटे से छिद्र से होते हैं, हल्के हल्के से ना पोर्स होते हैं। उन पोर्स को ही बेटा एक तरीके से, पोर्स नहीं होंगे मतलब आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, इन्हीं को बेटा पेपिलेई कहा जाता है। और पेपिलेई के अंदर ही बेटा आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं कौन सी हैं? आपकी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है? वो मिठास को पहचानने वाला होता है। साइड वाला जो हिस्सा होगा ये क्या पहचानेगा? ये जो पहचानेगा स्वीट यानी सॉल्टी यानी नमकीन वाले स्वाद को पहचानेगा। इससे और पीछे जाओगे तो बेटा वो खट्टेपन को पहचानता है। और लास्ट का जो पिछला वाला भाग होता है जीभ का, वो कड़वाहट को पहचानता है, यानी कड़वापन जो होगा, जो कड़वा होगा वो कौन पहचानेगा? चौथे वाला पार्ट पहचानेगा, याद रखेंगे। तो पेपर में कई बार सवाल आता है कि जीभ का अगला हिस्सा किस तरह के भोजन के स्वाद को पहचानेगा? तो बच्चों ये मिठास को पहचानेगा, ठीक इसके बगल वाला नमकीन को पहचानेगा, उसके ठीक बगल वाला खट्टेपन को पहचानेगा, और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है वो कड़वाहट को पहचानता है, याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जीभ के बारे में एक और खास बात याद रखनी है कि जो जीभ होती है इसमें हड्डी नहीं होती, याद रखेंगे। जीभ एक मस्कुलर अंग है, एक मांसपेशी अंग है, इसमें हड्डी या इसमें बोन नहीं होती, लेकिन ये आपकी हड्डियां तोड़वाने में सक्षम है, ठीक है। ये आपके शरीर के अंदर कुल मिलाकर 206 हड्डियां हैं, तो उन 206 हड्डियों को अच्छी खासी मात्रा में तोड़वा सकती है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, अगर हम कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे तो सामने वाला हो सकता है डिफेंसिव हो जाए, ऑफेंसिव हो जाए, पिटाई विटाई करना शुरू कर दे। तो ध्यान रखेंगे, जीभ जो है इसके अंदर खुद तो हड्डी नहीं है, बट ये आपकी हड्डियों को भरपूर मात्रा में तोड़वाने में सक्षम है। तो याद रखेंगे, ये एक मस्कुलर अंग है, इसको एक मांसपेशी अंग कहा जाएगा, याद रखेंगे, या मांसपेशी अंग आप इसे कह सकते हो। ये संवेदन अंग की श्रेणी में भी आता है, इसको सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लड़कों की जीभ की लंबाई लड़कियों की जीभ की लंबाई से ज्यादा होती है, याद रखना है। लड़कों की जो जीभ की लंबाई होगी वो लड़कियों की जीभ की लंबाई से ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पेपर में ज्यादातर सवाल बनते हैं स्वाद कलिकाओं से, कि जो स्वाद कलिकाएं हैं ये कौन कौन सी स्वाद कलिका किस चीज को पहचानती है, ध्यान रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत ही अच्छे। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों दांतों की। अब दांत भी बेहद जरूरी है। अगर दांत ना हो तो हम खाने को चबा ना पाए, तो खाने को चबाने के लिए आवश्यक होते हैं दांत। क्योंकि अगर आप जैसे रोटी का आप टुकड़ा खा रहे हो, अगर आप उस रोटी के टुकड़े को ना चबाओ, ऐसे ही निगलोगे तो क्या होगा? गले में फंस सकता है ना। तो बेसिकली जो दांत होते हैं ये हमारे भोजन को क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से क्या होगा? भोजन जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा?
मतलब उसका एक तरीके से वो सॉफ्टन फॉर्म में आ जाएगा और आसानी से निगलने में आपको मदद मिलेगी। अब दांतों के बारे में कुछ खास बातें जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दांत होते हैं ये बेसिकली जबड़ों के अंदर फिट होते हैं। याद रखेंगे, जो दांत होंगे जबड़ों के अंदर फिट होते हैं। ऊपर वाले जबड़े को बोला जाता है मैक्सिबुलर और नीचे वाले जबड़े को कहा जाता है मैंडिबुलर। अब होता ये है कि जो ऊपर वाला जबड़ा होता है बच्चों, वो फिक्स होता है, वो स्थिर होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। जो हलचल होती है, जो चलित होता है, वो नीचे वाला जबड़ा होता है। तो जब आप बोल रहे होते हो तो लगातार जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये मूव कर रहा होता है, इसमें हलचल होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अब दांतों के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक बार जो आएंगे वो दूध के दांत आएंगे और लगभग 7 से 8 साल की उम्र के बाद क्या होंगे, दूध के दांत मतलब टूटकर परमानेंट टीथ आएंगे, जिनको हम बोलते हैं स्थायी दांत, ठीक है। तो मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं, याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो सारे के सारे एक जैसे नहीं हैं। मनुष्य के जो दांत हैं वो लगभग 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हमारे दांत हैं, तो इनको हम अभी हम डिटेल में लिखेंगे क्योंकि यहीं से पेपर में सवाल आ जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है स्टडी ऑफ टीथ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। तो दांतों के अध्ययन की अगर मैं बात करूं, इसे हम बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा बेटा ओडेंटोलॉजी, याद रखेंगे, ठीक है। दांतों का जो डॉक्टर होगा उसको डेंटिस्ट बोला जाता है, याद रखेंगे। डेंटिस्ट शब्द कहाँ से आया? क्योंकि दांतों के लिए एक और शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं डेंटिशन, तो डेंटिशन शब्द से ही डेंटिस्ट शब्द आया है, याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब जो ये दांत होंगे, ये दांत इंसान के जीवन काल में बच्चों 2 बार आते हैं, याद रखना है। दांत जो होंगे वो जीवन काल में 2 बार आएंगे, 2 बार आएंगे दांत। 2 बार दांत आएंगे तो पूछा जाता है, एक बार आएंगे दूध के दांत जिन्हें हम बच्चों कहते हैं मिल्क टीथ या दूध के दांत कहेंगे। अब सवाल उठता है कि जो दूध के दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है। एक बार दूध के दांत आएंगे और दूसरी बार आएंगे बेटा परमानेंट टीथ। अब ये परमानेंट टीथ जो आएंगे ये आ गए और अगर आपने इनको खराब किया तो दोबारा दांत नहीं आने वाले हैं, फिर नकली ही दांत लगवाने पड़ेंगे। तो जीवन काल में 2 बार दांत आएंगे, एक बार होंगे दूध के दांत और दूसरी बार होंगे बच्चों स्थायी दांत। दूध के दांतों की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या होती है 20, याद रखेंगे। और जो परमानेंट टीथ होते हैं बेटा इनकी संख्या होती है 32। ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आता है कि किसी वयस्क के दांतों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी, और बच्चों के दांतों की संख्या जो दूध के दांत होते हैं वो बेटा 20 होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कुल मिलाकर 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार रिपीट होते हैं। आ रही है बात समझ में? तो 20 कुल मिलाकर दांत ऐसे हैं जो जीवन काल में 2 बार रिपीट होंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जो अलग अलग प्रकार के दांत हैं, अब जरा इनके बारे में जानेंगे। दांतों के जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं, जरा इसके बारे में जानेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रकार हो जाएगा जिसे कहा जाएगा इंसीजर। इंसीजर का मतलब होता है कृंतक। इंसीजर का मतलब हो जाएगा बच्चों कृंतक। कृंतक यानी ये जो दो आगे वाले जो दांत होते हैं, ऊपर के जो आपके फ्रंट वाले जो टीथ होंगे, इनको बच्चों हम कहते हैं कृंतक। क्या कहा जाएगा? इनको कृंतक कहा जाएगा। जब तुम मुस्कुराते हो, हल्की सी मुस्कुराहट दोगे तो तुम्हारे यही वाले दांत अपीयर होते हैं। तो आगे वाले जो दांत हैं इन्हीं को बेटा हम क्या कहेंगे? इन्हीं को हम कृंतक बोलेंगे। कृंतक दांतों का काम क्या होता है? ये काटने के काम आते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं बाइटिंग टीथ। ये किस काम आएंगे बच्चों? ये काटने के काम आते हैं, इसीलिए इनको बाइटिंग टीथ कहा जाता है। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले उसके यही 2 दांत आएंगे, 2 ऊपर के आएंगे, 2 नीचे के आएंगे, तो वो सबसे पहले काटने की कोशिश करता है ना। वो अपने दांतों को चेक कर रहा होता है, काम क्या कर रहे हैं। तो जो काटने वाले दांत होते हैं उनको कृंतक कहा जाता है, उनको इंसिजर कहा जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो दांत होगा उसको हम बोलेंगे कैनाइन, या फिर इसको बेटा रंदक कहा जाएगा। रंदक जो होते हैं वो आपके नुकीले दांत होते हैं। रंदक को क्या कहा जाएगा बेटा? पॉइंटेड टीथ कहा जाएगा। इनको नुकीले दांत बोला जाता है, याद रखेंगे। और इनका काम होता है चीड़ फाड़ करने का, यानी ये टीयरिंग के काम आते हैं। टीयरिंग का मतलब हो जाएगा बच्चों चीड़ फाड़ करने का, याद रखेंगे। इनका काम क्या होता है? टीयरिंग करने का, चीड़ फाड़ करने का। तो तुमको जो ये वाले दांत नजर आ रहे हैं
ये जो आपको नजर आ रहे हैं यही है बेटा कैनाइन। ये जो चीड़ फाड़ वाले दांत तुम्हें नजर आ रहे हैं यही बेटा कैनाइन है, याद रखेंगे। होता ये है जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं उनके ये वाले दांत नुकीले होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं। आपने देखा हो ना शेर वगैरह होगा, इन्हीं से चीर फाड़ करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये नुकीले दांत होते हैं और इनको टीयरिंग टीथ कहा जाता है, याद रखेंगे। तीसरा जो दांत होगा उसको हम बोलेंगे प्री मोलर, या इनको क्या कहा जाएगा, प्री मोलर बोला जाता है, जो दाढ़ें होती हैं, या फिर आप इन्हें कह सकते हो अग्र चबड़क। क्या कहोगे बेटा, इनको अग्र चबड़क बोलोगे, याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अग्र चबड़क का मतलब होता है ये बेसिकली क्या करेंगे, इनका काम होता है चबाने का, ग्राइंडिंग करने का, ये पीसने का काम करता है। तो आप जब रोटी वगैरह खाते हो तो तुरंत आपकी दाढ़ें क्या करेंगी, उसको पीसने का काम करेंगे, चबाने का काम करेंगे। और चौथे होते हैं बेटा जिनको हम कहते हैं मोलर, या जिनको क्या कहा जाएगा, जिनको चबड़क कहा जाएगा, याद रखेंगे। इनको क्या कहा जाएगा, इनको चबड़क कहा जाएगा। और इनका काम भी बेटा ग्राइंडिंग करने का ही होता है, भोजन को पीसने का ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो 4 प्रकार के दांत होंगे और ये जो 4 प्रकार के दांत होते हैं इनका कार्य आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। आई होप कि यहाँ तक बेसिक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब पेपर में यहाँ से एक और सवाल बनता है और वो सवाल बनता है दांतों के सूत्र से। दांतों के सूत्र से सवाल आ जाता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूंगी, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला, खासकर किसका पूछा जाता है, अडल्ट डेंटल फॉर्मूला। एक वयस्क होगा उसके दांतों का सूत्र क्या होगा, ये पेपर में कई बार सवाल आ जाता है, ठीक है। दांतों के सूत्र की बात करें तो याद रखना है दांतों का सूत्र, और ये किसी वयस्क का पूछा जाता है, याद रखेंगे। और केवल वयस्क का नहीं पूछा जाएगा, बच्चों का भी पूछा जाता है, तो दोनों मैं आपको बताऊंगी। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब आपके मन में सवाल आएगा मैम आपने क्या लिख दिया है। कभी आप अपने दांतों को चेक कराने गए होंगे तो डॉक्टर जो होता है बच्चों को इसी तरीके से लिखता है, राइट। अब ये 2 1 2 का मतलब क्या है, देखो 2 1 2 का मतलब हो जाएगा, सबसे पहली चीज आप ये जानना कि आपका जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें कुल मिलाकर 16 दांत होंगे, निचले जबड़े में कुल मिलाकर 16 दांत होंगे। तो इसीलिए आप देखोगे, इसलिए आपके दांतों का जो टोटल होता है वो क्या हो जाता है बेटा, वो 32 हो जाता है, याद रखेंगे। आपके ऊपरी दांत कितने होंगे, कुल मिलाकर 16 होंगे ऊपरी जबड़े में, और निचले जबड़े में बेटा कितने होंगे, निचले जबड़े में भी आपके 16 दांत होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बेसिक चीजें जानेंगे कि ये 2 1 2 का मतलब क्या है। ये जो 2 की संख्या होगी बेटा ये दर्शाती है इंसिजर को। इंसिजर यानी जो कृंतक होते हैं, कृंतक को दर्शाएगी कौन सी, जो कृंतक होंगे उनको दर्शाएगी आपकी 2 वाली संख्या, याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 वाली संख्या जो होती है वो कैनाइन यानी रंदक को दर्शाती है, वो क्या करेगी, वो रंदक को दर्शाएगी। 2 वाली संख्या यहाँ वाली जो होगी ये प्रीमोलर को दर्शाती है, जिनको हम बोलते हैं अग्रचबड़क। और 3 वाली जो संख्या होगी वो मोलर को दर्शाएगी, जिसको कहा जाता है बेटा चबड़क। बात समझ में आ गई, जिसको क्या कहा जाएगा बेटा, जिसको चबड़क बोला जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में सवाल बनेगा कि आखिरकार टोटल संख्या है कितनी, पेपर में सवाल बनेगा आखिरकार टोटल संख्या है कितनी, ये तुम्हारे पेपर में पूछ सकता है, इस चीज का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। सो जरा देखते हैं इंसिजर की अगर मैं बात करूंगी तो कुल मिलाकर इंसिजर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, ऊपर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर जो इंसिजर्स होते हैं बेटा वो होते हैं 8, याद रखेंगे। और अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो ये होते हैं 4, याद रखना है। वहीं पर अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये भी 8 हो जाएंगे। और जो बेसिकली प्रीमोलर जो होंगे, प्रीमोलर बच्चों 8 होते हैं, याद रखना है। और वहीं पर बात की जाए मोलर की तो ये 12 हो जाएंगे, ध्यान रखिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इनकी संख्या से पेपर में कई बार सवाल आ जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे आपने कर लिया, देखो 2 का मतलब ये हो जाता है 2 गुना 2 मतलब 4, 4 ऊपर वाले जबड़े में होंगे और 4 नीचे वाले जबड़े में होंगे, ठीक है। 4 जो होंगे बच्चों ऊपर वाले जबड़े में दांत होंगे और 4 नीचे वाले जबड़े में होंगे, तो इसीलिए 8 हो गया है। 1 और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपर वाले जबड़े में होंगे, 2 नीचे वाले जबड़े में होंगे, इसलिए 4 हो गया है।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीमोलर 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में, एंड ठीक उसी तरीके से 3 ऊपर, मतलब 3 का मतलब हो जाएगा 6, 6 ऊपर वाले जबड़े में, 6 नीचे वाले जबड़े में, इसलिए जब आप इनको टोटल करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। बात समझ में आ गई है, चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों के सूत्र के बारे में भी जान लेते हैं। चाइल्ड्स डेंटल फॉर्मूला, इससे भी सवाल आ जाता है भाई। चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, बच्चों के दांतों का सूत्र क्या होगा, तो बच्चों के दांतों की अगर सूत्र की बात की जाएगी 2102, याद रखेंगे 2102, और इसीलिए यहाँ पर आती है बारी 20 की, ठीक है। अब यहाँ पर खास चीज याद रखना, इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये इंसिजर की संख्या होगी, ये बच्चों कैनाइन की होगी, ये होती है मोलर की, और ये हो जाएगी प्री मोलर की। देखो बच्चे जो होते हैं उनके पास प्री मोलर यानी अग्र चबड़क नहीं होते, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो बच्चों के दांत होंगे उन बच्चों के दांतों में अग्र चबड़क नहीं होते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर इसमें तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमारा जबड़ा है कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर इस तरीके से बच्चों दांत है, राइट, इस तरीके से दांत हैं, इनको आप इस तरीके से पार्टीशन कर लो। तो आप इसको ऐसे समझो कि 2 दांत इधर दे दिए हैं, 2 दांत इधर दे दिए, यानी 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो 2 दांत हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, बात आ रही है समझ में, यानी 2 इस तरफ 2 इस तरफ, ठीक उसी तरीके से 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो कुल मिलाकर 8 हो गए ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, लेफ्ट और राइट करके भी समझ सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया है यहाँ तक। आई होप आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से पेपर में सवाल आ जाता है। अब इसके बाद अगला सवाल बनता है कि दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होगा। दांतों के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो ये हमारा पूरा एक दांत होता है, याद रखेंगे। दांत के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगी, सबसे ऊपरी जो भाग होता है दांत का, इसको एनिमल या फिर इसको तामचीनी बोला जाता है। नीचे वाला पार्ट है इसको आप डेंटाइन बोलेंगे। उसके बाहरी वाला जो ये परत देखोगे इसको सीमेंटम कहा जाता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बेटा पल्प कहा जाएगा। पल्प में ब्लड वेसल्स होती हैं, पल्प में क्या होंगी, पल्प में बेटा ब्लड वेसल्स होती हैं, जो एक तरीके से आपकी पूरी के पूरे दांतों में सेंसेशन क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो तुम्हें छोटी बेसिक चीज याद रखनी है कि आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता किसको, एनिमल को। एनिमल जो होता है बेटा, ये शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा होता है, याद रखेंगे। पेपर में कई बार सवाल आता है कि शरीर के सबसे मजबूत हिस्से को हम क्या कहते हैं, तो शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा आपके दांतों में मौजूद है और उसे एनिमल कहा जाता है। अब आपके दांत बने किससे होते हैं, तो याद रखना है कि जो आपके दांत होंगे, आपके दांत खोखले नहीं होते, ये बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, याद रखना है। ये 2 मिनरल बेहद आवश्यक होते हैं, याद रखना है, और इनसे आपके दांत बने हैं, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और चीज याद रखेंगे, अगर आपके दांतों का पीएच, आपके दांतों का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाता है, लो हो जाता है, लोअर हो जाता है, ऐसे में दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाता है, टूथ कैविटी होना शुरू हो जाएगा। टूथ कैविटी का मतलब होता है दांतों में इस तरीके से काले काले से धब्बे आना शुरू हो जाएंगे और दांत अंदर से खोखले होना शुरू हो जाएंगे। ये कब होगा, ये तब होगा जब तुम सही समय पे ब्रश नहीं करोगे, ये तब होगा जब तुम मीठा वगैरह खाओगे, माउथ वॉश नहीं करोगे, जब आपके माउथ में एसिडिक रिएक्शन साथ में बैक्टीरियल रिएक्शन सब बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को सोते समय हमेशा ब्रश करके सोना चाहिए, नहीं तो बैक्टीरियल फॉर्मेशन रात के समय बहुत ज्यादा होती है और दांत खराब होना शुरू होंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि आप और मैं, हम सब इसी अवस्था में आ चुके हैं कि अगर अब स्थायी दांत खराब हुए तो फिर नकली दांत लगाने पड़ेंगे। नकली दांत नकली ही होते हैं, जो अपने ओरिजिनल दांत होते हैं दे ऑल आर द बेस्ट, राइट। तो इसीलिए दोनों समय क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह भी और रात को सोते वक्त भी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये दांतों के 4 प्रकार, इंसिजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। आप देख सकते हो चारों में अंतर क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, आपके लिए इजी होगा इनको पहचानना, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है कि जो आपका माउथ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके माउथ में ग्रंथि ही मौजूद होती है, जिसको हम बोलते हैं राल ग्रंथि, जिसको सिलेवरी ग्लैंड कहा जाता है। राल ग्रंथि का काम क्या होता है, देखो राल ग्रंथि क्या काम करेगी,
तो बेसिकली क्या होता है, आपके माउथ में ना राल ग्रंथि होगी, सिलेवरी ग्लैंड होगी। सिलेवरी ग्लैंड का काम होता है राल बनाना, सलाइवा बनाना। आपने देखा होगा जब आप खाना खा रहे हो तो, या फिर आप कोई भी टेस्टी खाना देखोगे, आपके मुंह में राल बनना शुरू हो जाएगा। वो राल आती कहाँ से? वो राल आती है बेटा राल ग्रंथि से, जिसको हम सिलेवरी ग्लैंड कहते हैं। तो याद रखेंगे, जो माउथ होता है, जो मुख होगा, यहाँ पर एक ग्रंथि मौजूद है जिसको हम बोलते हैं सिलेवरी ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको राल ग्रंथि कहा जाता है। याद रखेंगे, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। इस राल ग्रंथि का काम होता है सलाइवा बनाना, राल बनाना। याद रखेंगे क्या काम होता है इसका? इसका काम होगा राल बनाना, याद रखेंगे। अब इस सलाइवा के अंदर, ये जो सिलेवरी ग्लैंड होगी, इस सलाइवा के अंदर बेटा 2 एंजाइम्स भी होती हैं, याद रखेंगे। कौन सी? एक एंजाइम का नाम होगा अमाइलेसिस, या जिसको हम बोलेंगे सिलेवरी अमाइलेसिस। इसको सिलेवरी अमाइलेसिस या फिर इसको टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसके 2 नाम हैं, या तो इसे सिलेवरी अमाइलेसिस कहा जाएगा या फिर इसे टाइलिन कहा जाएगा। साथ में एक और एंजाइम करती है जिसका नाम है लाइजोजाइम। 2 तरह की एंजाइम्स बनाएगी, याद रखना है। पेपर में कई बार सवाल आता है कि सिलेवरी ग्रंथि के द्वारा जो सलाइवा उत्पन्न होता है उसमें कौन कौन सी 2 एंजाइम्स होंगी? सिलेवरी अमाइलेसिस और बेटा लाइजोजाइम। एंजाइम्स क्या होती हैं? एंजाइम्स प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। इनको जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। बेसिकली बायो कैटलिस्ट इनको कहा जाएगा। कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को, यानी किसी भी अभिक्रिया को या तो तेज कर देंगे या फिर बच्चों धीमा कर देंगे। तो ये हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं, राइट। तो बेसिकली अब बात की जाए सलाइवा में जो सिलेवरी अमाइलेसिस होगी, कई बार पेपर में सवाल आ जाता है। ये जो सिलेवरी अमाइलेसिस होगी, इसका पीएच याद रखना 6.8 होता है। और जो आपने खाना खाया है, आपके भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट का रूप है, स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट बेटा स्टार्च के रूप में अगर आप खा रहे हो तो ये इस स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। यानी यहाँ से आपको ये चीज़ समझनी है कि जो राल ग्रंथि होगी ये सलाइवा बनाएगी, और सलाइवा में एंजाइम्स होती हैं, और ये एंजाइम्स क्या करेंगी? ये एंजाइम्स बेसिकली आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है उसके पाचन को, उस कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में या सिंपल शुगर में, सरल शर्करा में परिवर्तित कर देंगी। याद रखना है। आपको यहाँ से ये चीज़ भी समझनी होगी कि भोजन का लगभग 30% हिस्सा, याद रखेंगे, आपके खाने का 30% पार्ट यानी कार्बोहाइड्रेट का 30% हिस्सा आपके माउथ के अंदर ही बेटा पच जाता है। याद रखेंगे, याद रखना है। ये कई बार सवाल आ जाता है कि कितना प्रतिशत भोजन हमारे माउथ में बचता है। अभी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा है, प्रोटीन एज इट इज ऐसे ही है। जो फैट है, जो वसा है भोजन के अंदर, वो भी एज इट इज ऐसे ही है, वो भी अभी पचा नहीं है। सिर्फ अभी पचने की शुरुआत किसकी हुई है? कार्बोहाइड्रेट की हो गई है। याद रखेंगे, माउथ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, वो माल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो खाना तुम्हारे माउथ के अंदर है, जिस खाने के अंदर बेसिकली मिला हुआ है सलाइवा, देखो अगर सलाइवा नहीं मिलेगा तो खाना निगलने में दिक्कत हो जाएगी। तो सलाइवा जो होगा ये तुम्हारे खाने के अंदर मिक्स हो जाएगा। ऐसा खाना जिसमें सलाइवा या जिसमें राल घुली हुई है उसको कहा जाता है बोलस। उसको क्या कहा जाएगा बच्चों? उसको बोलस कहा जाएगा। याद रखेंगे। अब जो ये बोलस है तुम उसको निगलोगे, निगलते वक्त सीधा ये खाना तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा, तुम्हारे स्टमक के अंदर जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, ये जो राल ग्रंथियाँ होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहली होगी पैराटॉइड ग्लैंड, ये तुम्हारे कान के पास मौजूद होती है और ये सबसे बड़े आकार की होती है। याद रखेंगे। दूसरी हो जाएगी बच्चों सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये तुम्हारी जीभ के ऊपर होगी, या मतलब जीभ के नीचे होगी। याद रखेंगे। और तीसरी होती है बेटा सब मैंडिबुलर, जो तुम्हारे जबड़े के पास होगी, निचले जबड़े के पास होगी। तो ये तीनों की तीनों क्या करेंगी? ये तीनों की तीनों बेटा सलाइवा बनाती है, राल बनाती है। याद रखेंगे। अब लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है? लाइसोजाइम का काम होता है बैक्टीरिया को मारना, जीवाणु को मारना। अगर तुमने खाना खाया, उस खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु है, कोई सूक्ष्म जीवी है, तो सूक्ष्म जीवी को नष्ट करने की जिम्मेदारी, किल करने की जिम्मेदारी किसकी है? लाइसोजाइम की है। वरना आप लोग देखो कि हम तो रोजाना खाना खा रहे हैं, उस खाने में हो सकता है बैक्टीरिया हो, कभी आपने हाथ नहीं धुले, ऐसे ही खाना शुरू कर दिया, आपके हाथों में जम्स हुए, बैक्टीरिया हुए, आपके भोजन में मिल गए, तो आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। तो नुकसान ना पहुंचे इसीलिए जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करेगी? भोजन के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं बच्चों, उनको नष्ट करती है। याद रखेंगे। तो ये एक तरीके से
एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। याद रखेंगे क्या है ये, एक तरीके से बच्चों एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। याद रखेंगे ये जीवाणु को नष्ट करती है। भोजन में जो मौजूद जीवाणु होंगे उनको बेटा क्या करेगी, उनको नष्ट करेगी। याद रखना है भोजन में मौजूद जीवाणु को नष्ट करती है, ये इसका काम होता है। याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार सवाल आ जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक। तो ये पूरा है आपके माउथ के बारे में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, खाना अब आप क्या करोगे, खाना जो बोलस था है ना, जो बोलस वाला पार्ट है, जो खाना ऐसा है जिसमें बेसिकली सलाइवा घुला हुआ है, उस खाने को हम बेटा क्या बोलते हैं, उसको हम बोलस बोलते हैं। अब ये जो बोलस है तुम क्या करोगे, तुम इसको निगलोगे। जब तुम इसको निगलोगे तो ये खाना यहाँ से एक एपिग्लोटिस होता है, एक तरीके से वेल्व तक जैसा होता है ना, एक तरीके से ढक्कन टाइप का समझ लीजिए कि जब आप खाना खाते हो तो उस खाने को निगलते हो तो वो खाना आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेरिनेक्स होगा। फेरिनेक्स वो कॉमन रास्ता होता है जहाँ से हवा और भोजन दोनों गुजरते हैं, एंड देन ये बोलस जो हो जाएगा सीधे निकलता हुआ यहाँ से जो तुम्हारा फूड पाइप होगा, जिसको ग्रसनी या जिसको हम कह रहे हैं आहार नाल, यहाँ से होकर गुजरेगा। राइट, अब यहाँ से सवाल उठता है कि उस आहार नाल या जो ग्रसनी है, सॉरी आहार नाल नहीं, ग्रसनी जो होगी उसका लंबाई कितनी होगी। यहाँ से शुरुआत करेंगे इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा सीधा तुम्हारे पेट से ऐसे जाके जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो है इसी को बेटा हम ईसोफेगस कहते हैं। याद रखेंगे, और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, अप्रोक्सीमेटली ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को आप फूड पाइप या फिर ईसोफेगस भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम फूड पाइप भी बोलेंगे। कुछ किताबों में आपको ये फूड पाइप के नाम से देखने को मिलेगा, या फिर आप इसे ईसोफेगस या फिर आप इसको ग्रसनी के नाम से भी जान सकते हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता। याद रखेंगे, ये वो जगह है जहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता। नो डाइजेशन टेक प्लेस। कई बार सवाल आता है कि भोजन का वो कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पर, वो कौन सा ऐसा हिस्सा है मतलब पूरे पाचन तंत्र का जहां पर भोजन का पाचन नहीं होगा, तो वो है बेटा ईसोफेगस, या जिसको हम फूड पाइप कहेंगे। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। यही वो हिस्सा है जहां पर किसी भी तरीके का पाचन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो जो तुमने खाना खाया है, जो बोलस के रूप में खाना है, वो यहाँ से सीधा तुम्हारे पेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक तरीके की मूवमेंट होती है जिसको पैरालिस्टिक मूवमेंट कहते हैं, इस तरीके से तुम्हारा खाना ऐसे ऐसे होता होता सीधा तुम्हारे पेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब बारी आती है बेटा पेट की, कि भाई पेट के अंदर पहुंच गया है हमारा खाना। अब पेट के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे जिससे सवाल आता है। ठीक है, पेट का जो ये वाला पार्ट है बेटा, इसको कार्डिया कहा जाता है, जो आपके ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा फंडस होगा, ये मेन बॉडी है, इसको पाइलोरिसिस कैनल कहा जाएगा। राइट, जो आपके छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अब पेट के बारे में बात करेंगे, स्टमक की हम बात करेंगे। पेट कह लीजिए, स्टमक कह लीजिए, या फिर आप इसे जठर कह सकते हो, ये सब इसी के लिए शब्द होता है, या फिर इसको आप अमाशय भी बोलते हो। सबसे पहले याद रखना है ये जे शेप ऑर्गन है। इसका आकार कैसा है बेटा, इसका आकार इंग्लिश अल्फाबेट जे शेप जैसा है। याद रखेंगे, जे शेप जैसा अंग है, याद रखना है। भोजन हमारे यहाँ पर जो खाना आपने खाया है, जो बोलस के रूप में आपका खाना यहाँ पर गया है, वो लगभग यहाँ पर बेटा कितना होगा, लगभग यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक रहता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए 3 से लेकर 5 घंटे तक आपका खाना यहाँ पर रहता है। डिपेंड करता है कि तुमने क्या खाया है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का भोजन खाया है। तो लगभग 3 से 5 घंटे का औसतन एवरेज होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खाना इतनी देर तक रहेगा, इसलिए आपको 3-4 घंटे बाद क्या होता है बच्चों, भूख लगना शुरू हो जाती है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारा पेट होता है, इस पेट के अंदर एक ग्रंथि मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर इसको गैस्ट्रिक ग्रंथि बोलेंगे, याद रखना है। ये गैस्ट्रिक ग्रंथि बनाती है गैस्ट्रिक जूस, जिसको अग्नाशय रस कहा जाता है। अब ये गैस्ट्रिक जूस कोई वो नींबू पानी या वो मतलब मौसमी का जूस टाइप नहीं है, याद रखेंगे, गैस्ट्रिक जूस बनाएगी, याद रखेंगे। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या मिलेगा आपको, 2 एंजाइम्स मिलेंगी, एक का नाम है पेप्सिन और दूसरे का नाम है बेटा रेनिन। साथ में यहीं पर HCl मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भी बड़े इंपॉर्टेंट काम है। इसका इंपॉर्टेंट काम ये होगा
इसका काम क्या होगा, ये आपके भोजन में, अगर आपके भोजन में गलती से कोई जीवाणु आ गया जो आपका लाइसोजाइम नहीं उसको मार पाया था, तो स्टमक के अंदर जो HCl मौजूद होगा वो क्या करेगा, उस बैक्टीरिया उस जीवाणु को नष्ट कर देगा, पहला काम। दूसरा काम इसका होता है कि ये क्या करेगा, इन दोनों एंजाइम्स को सक्रिय होने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। HCl के दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक काम होता है इसका अम्लीय माध्यम प्रदान करना इन दोनों एंजाइम्स को, ताकि एंजाइम्स क्या कर सकें, काम कर सकें, ठीक है। पेप्सिन जो होती है इसका काम क्या होगा, भोजन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होता है उसको बेसिकली पेप्टोन में परिवर्तित करेगी, याद रखेंगे। और दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायक कौन होती है, उसको पचाने में सहायक होती है रेनिन नाम की एंजाइम, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर में कई बार सवाल आता है कि वो कौन सी एंजाइम्स है जो दूध के अंदर मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करेगी, रेनिन एंजाइम। छोटे बच्चे जो केवल और केवल दूध पी रहे होते हैं, वो उनकी बॉडी में, उनके पेट में रेनिन नाम की एंजाइम्स ज्यादा सीक्रेट होती है, याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां से एक और चीज याद रखेंगे, पेट ही वो जगह है जहां पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, याद रखेंगे। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो यहीं पर जाकर क्या होगा, यहीं पर जाकर बेटा स्टार्ट होगा। ये चीज भी तुमको पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, यहीं पर शुरुआत होती है। अब ऐसा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट अध पचा हुआ था, प्रोटीन ने भी पचना शुरू कर दिया है, प्रोटीन भी तुम्हारा आधा पच चुका है, ऐसा खाना जो एक तरीके से हाफ डाइजेस्टेड है या पार्शली डाइजेस्टेड है, अब इस खाने को नाम दिया जाता है काइमे का। क्या नाम दिया जाएगा, इसको काइमे कहा जाएगा, याद रखेंगे। और ये जो काइमे नाम का जो पार्ट है, यानी जो भोजन का पार्ट है काइमे, अब वो काइमे बन गया, बोलस अब काइमे में परिवर्तित हो गया है। और ये भोजन सीधा पहुंच जाएगा आपकी किसके पास, छोटी आंत के पास। आ रही बात समझ में, अब ये भोजन यहाँ से सीधा छोटी आंत के पास पहुंच जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर बेटा स्पिंटर्स मौजूद होते हैं। स्पिंटर्स का काम होता है कि ऐसा ना हो कि खाना छोटी आंत में पहुंच गया और वापस से पेट में आ जाए, तो वापस से पेट में आने से रोकते हैं स्पिंटर्स। जैसे खाना यहाँ चला जाएगा, स्पिंटर्स क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो होने को, ताकि भोजन वापस से पेट में ना आए, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, ओके। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करेंगे, बाकी आगे की बातें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आपको आज का ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, पार्ट 1, बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बेटा यहाँ से क्लियर होंगे। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।